हाँ जी, पढ़े एक बार जरा। क्वेश्चन नंबर 27, ध्यान से पढ़ना। ये कहता है मैसर्स टायरो ट्यूब ट्रेडर्स ट्रेडेड इन फोर व्हीलर टायर एंड ट्यूब। ठीक है। हाँ जी, ये कहता है इट स्टॉक सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ टायर ऑलमोस्ट एवरी व्हीकल। ठीक है, मतलब हम स्टॉक रखते हैं, ठीक है, हर टायर का लगभग। इन द ईयर एंड 2019-20 द रिपोर्ट ऑफ सेल्स मैनेजर रिवील दैट मैसर्स कंपनी एक्सपीरियंस स्टॉक आउट टायर। ये कहता है ये स्टॉक आउट का एक्सपीरियंस दिखाया गया टायर का कि कब कब स्टॉक आउट था। द स्टॉक आउट डाटा इज एज अंडर। ये कर स्टॉक आउट का डाटा है कि सर 100 यूनिट स्टॉक आउट हो, मतलब स्टॉक आउट का मतलब कब होगा, जब हमारी डिमांड ज्यादा होगी और अवेलेबिलिटी कम होगी। बस स्टॉक आउट का मतलब क्या होता है कि मेटेरियल स्टॉक में नहीं है जब डिमांड ज्यादा है और अवेलेबिलिटी कम है। सोचो, डिमांड भी उतनी है, अवेलेबिलिटी भी उतनी है, तो स्टॉक आउट किस बात का। ठीक है, तो यानी 100 यूनिट, 100 टायर हमारे पास नहीं थे, यानी डिमांड अवेलेबिलिटी से 100 ज्यादा थी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि डिमांड मान लो थी 400 फॉर एग्जाम्पल, और अवेलेबिलिटी थी हमारी पास 300, तो 100 स्टॉक आउट हो गए ना। डिमांड मतलब ये तो एग्जाम्पल लिया मैंने, 400 300, डिमांड जितनी भी थी, अवेलेबिलिटी 100 कम थी, तो 100 स्टॉक आउट हो गया। इस बात की संभावना कितनी थी, 2 बार। आउट ऑफ तो 5 10 20 30 33 100, तो 100 में से 2 बार ऐसा हुआ था कि 100 स्टॉक आउट थे। 100 में से 5 बार ऐसा हुआ था कि 80 स्टॉक आउट हुए थे। स्टॉक आउट 80 कब होंगे, जब डिमांड अवेलेबिलिटी से ज्यादा होगी। यानी डिमांड हमारी कितनी होगी, मान लो 400, और अवेलेबिलिटी कितनी होगी 320, तो 80 स्टॉक आउट हो गया। ऐसा कुछ होगा। ठीक है, चलिए, अगर 50 स्टॉक आउट हो तो 10 बार 100 में से, 20 20 बार, 10 30 बार, 0 33 बार। हाँ जी, मेसर्स टायरो ट्यूब लॉसेस 150 रुपए पर यूनिट ट्यूब ड्यू टू स्टॉक आउट। मतलब स्टॉक आउट होने की वजह से कस्टमर लूज हो जाएगा, तो मैं 150 रुपए का प्रॉफिट नहीं कमा पाऊंगा, और 50 रुपए खर्च करते हैं कैरिंग कॉस्ट रखने में। ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक बताओ। ठीक है, कि हम कितना सेफ्टी स्टॉक रखें, राइट। तो उतना सेफ्टी स्टॉक रखो ताकि हमारी टोटल कॉस्ट क्या हो, ऑप्टिमम रहे। तो हमें बस इस क्वेश्चन में यह ध्यान रखना पड़ेगा कि डिमांड कितनी हो। ठीक है, क्योंकि डिमांड हमें नहीं दे रखी, तो हम जो डाटा दे रखा है ना उसी को डिमांड मान लेते हैं हर बार। मतलब हम हर केस को लेकर चलते हैं कि इस केस पर जिसकी प्रोबेबिलिटी 2% है, 2% कैसे आया, 2/100, है ना। ठीक है, तो जो डाटा दे रखा है वही डिमांड मान लेते हैं कि मान लो मेरे पास डिमांड यहां पर कितनी हो सकता है डिमांड 100 की हो, 80 की हो, 50 की हो, मतलब इस केस में भी डिमांड सर पता नहीं कितनी हो सकता है डिमांड 100 की हो, 80 की हो, हर केस में डिमांड 100 80 50 20 10 0 मान लो। ठीक है, और जब डिमांड ज्यादा होगी अवेलेबिलिटी कम, तब स्टॉक आउट होगा। ठीक है, तब देख लेते हैं कितना रखें, चलिए करके देखते हैं। हम इसको ऐसा करते हैं, हाँ जी, डिमांड मान के चलो, भूल गया टेप 2 लगा के। हाँ जी, डिमांड आप प्रिज्यूम कर लो। डिमांड कितनी प्रिज्यूम करोगे, जितना डाटा दिया हुआ है हर बार उतनी। ठीक है, तो सेफ्टी स्टॉक कितना रखोगे आप,
हाँ जी, स्टॉक आउट, है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी, स्टॉक आउट कॉस्ट, फिर कैरिंग कॉस्ट, एंड देन टोटल कॉस्ट। चलिए अब देखो, फर्स्ट केस में डिमांड हो सकता है सर 100 की जो डाटा दे रखा है, ठीक है, हो सकता है 80 की हो सकता है 50 की और हो सकता है 20 की हो सकता है 10 की और हो सकता है 0 की। ध्यान, अगर डिमांड 100 की होगी, ठीक है, अगर डिमांड 100 की होगी, राइट भाई, तो हम सेफ्टी स्टॉक कितना रखें? अगर मान लो 100 का रखते हैं, अगर मान लो हम 100 का रखते हैं, तो इसका मतलब 100 की डिमांड पर 100 का सेफ्टी स्टॉक रखोगे तो स्टॉक आउट तो होगा ही नहीं, तब आपका स्टॉक आउट नहीं होगा। नहीं भाई, स्टॉक आउट नहीं होगा तो प्रॉपर्टी में नहीं। बट 100 का स्टॉक रखोगे तो 100 को रखने की कॉस्ट आ जाएगी। रखने की कॉस्ट कितनी है देखो जरा फटाफट, 50 रुपए पर यूनिट है रखने की, 50 रुपए पर यूनिट। एक को रखने की 50 रुपए, तो 100 को रखने की कितनी, 5,000 डायरेक्ट कर लू, ठीक है। एक को रखने की 50, तो 100 को रखने की कितनी, तो टोटल कॉस्ट 5,000। टोटल कॉस्ट कौन सी, स्टॉक आउट कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, राइट में। अच्छा, डिमांड हो सकता है 100 की हो, 80 की हो, 50 की हो, 20 की हो। डिमांड अगर 100 से कम की होगी और मैं सेफ्टी स्टॉक 100 रख रहा हूं, तो स्टॉक आउट तो कभी होगा ही नहीं। समझ में आ गया? ये कह रहे हैं, ये मेरा फर्स्ट लेवल हो गया। सेकंड लेवल, हर लेवल पे मैं लेके चल रहा हूं यही। हो सकता है डिमांड 100 की हो सकता है 80 की हो सकता है 50 की हो सकता है 20 की हो सकता है 10 की हो सकता है 0 की हो। मैं सेफ्टी स्टॉक कितना रखना चाहता हूं, मैं सेफ्टी स्टॉक कितना रखना चाहता हूं, सेकंड वाले में देखो। हाँ जी, मैं इतना सेफ्टी स्टॉक रखना चाहता हूं, ठीक है, जितना स्टॉक आउट आ रहा है। मैं अगर सेफ्टी स्टॉक रखूं कितना, मान लो 80 रखूं सेफ्टी स्टॉक। आप बताओ, डिमांड अगर 100 की है, डिमांड अगर 100 से कम की है, मान लो डिमांड अगर 100 से कम की है, 80 की है, और मैंने सेफ्टी स्टॉक कितना रखा, 80, तो स्टॉक आउट कभी होगा ही नहीं। पर अगर डिमांड 100 की होगी, 100 लोग मांगने वाले हैं और मेरा सेफ्टी स्टॉक सिर्फ 80 है, तो इसका मतलब मेरा स्टॉक आउट कितने का होगा, 20 का, राइट। बाकी में तो होगा ही नहीं ना, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 20 के होने की, देखो 20 के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 20। हाँ जी, कितनी प्रोबेबिलिटी है देखो, हाँ जी, ये देखो, ये जो डिमांड है ना, ध्यान से सुनना, स्टॉक आउट टायर 100 स्टॉक आउट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 2% है, नंबर ऑफ टाइम स्टॉक आउट, है ना, राइट। तो इसका मतलब क्या है, यानी जब 100 की डिमांड होगी, हम मान के चल रहे हैं डिमांड हमारी एक्सेस 100 की होगी, ठीक है, और मैंने सेफ्टी स्टॉक रख लिया 80, तो 100 पर प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 2% आ रही है ना। समझ आ गई? चल, कॉस्ट कितनी है स्टॉक आउट, स्टॉक आउट कॉस्ट देखो कितनी है, 150 रुपये है ना पर यूनिट, तो 150 रुपए स्टॉक आउट कॉस्ट है एक यूनिट पर, तो 20 पर कितनी, और प्रोबेबिलिटी कितनी है इसकी, 2%, तो ये कॉस्ट आ जाएगी, कितनी आ रही है, 60 रुपए। चलिए अब बताओ, 80 को अगर मैं सेफ्टी स्टॉक रखूंगा तो रखने का खर्चा कितना आ रहा है, एक को रखने का खर्चा 50 रुपए, 4,000, टोटल कॉस्ट कितने आ गई, 4,060। दोबारा समझा रहा हूं,
अगर मेरे पास डिमांड 100 की हो मान लो, ठीक है, एक्सेस डिमांड है बेसिकली ये, ठीक है, और मैं रख लूं सेफ्टी स्टॉक 80, इसका मतलब एग्जैक्ट वर्ड मैं बोल रहा हूं एक्सेस डिमांड, क्योंकि जो उसने दे रखा है ना क्वेश्चन में, जो उसने क्वेश्चन में दे रखा है ना कि स्टॉक आउट, यानी ये तभी तो होगा जब डिमांड ज्यादा हो गया अवेलेबिलिटी से। तो मेरे पास ना तो डिमांड है ना अवेलेबिलिटी है, मैं उस डिफरेंस को मान के चल रहा हूं, ठीक है, कि अगर मान लो भाई ये तो तब है ना जब मैं सेफ्टी स्टॉक रख नहीं रहा, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं, ये हमारे पास स्टॉक आउट कब है, जब मैं कुछ भी सेफ्टी स्टॉक नहीं रख रहा, है ना, ठीक है, ये तब है जब मैं कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं रख रहा, ठीक है। अब मैं अगर सेफ्टी स्टॉक 80 रख लेता हूं और एक्सेस डिमांड 100 की है, अच्छा अगर मैं नहीं रखता सेफ्टी स्टॉक बिल्कुल भी, ठीक है, तो 100 का ही 100 से स्टॉक आउट हो जाता, उसकी प्रॉपर्टी 2%, वो कह रहे हैं। ये मत समझना कि स्टॉक आउट 20 हो गया तो प्रॉपर्टी 20 की देखो कितनी है, वो मत देखना कि 20%, ये नहीं देखना हमें कि सर स्टॉक आउट 20 हो गया तो प्रॉपर्टी 20%, ये नहीं। क्यों? ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि 100 स्टॉक आउट कब होंगे, जब हमने कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं रखा होगा, तभी तो स्टॉक आउट आ रहा है इनका, ठीक है, और ये एक्सेस डिमांड है, क्लियर पार्ट में। 100 स्टॉक आउट हैव प्रोबेबिलिटी 2%, मैं लिख देता हूं अलग से, 100 स्टॉक आउट, है ना, मीन इफ नो सेफ्टी स्टॉक, अगर मैंने कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं रखा, ठीक है, एंड दिस इज एक्सेस डिमांड, है ना, ओवर अवेलेबिलिटी, कि डिमांड ज्यादा है अवेलेबिलिटी से, ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी इज 2%, ये इसका मतलब, राइट। तो 100 यूनिट जो हमारे स्टॉक आउट है, ठीक है, उसका मतलब क्या है कि अगर एक्सेस डिमांड 100 है और मैंने सेफ्टी स्टॉक नहीं रखा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2% है। तो वही बात हम कह रहे हैं यहां पर, देखो, हाँ जी, कि अगर 100 डिमांड हो, एक्सेस डिमांड 100 हो, ठीक है, पर मैं तो रख रहा हूं सेफ्टी स्टॉक 80, तो मेरा स्टॉक आउट तो 20 होगा, है ना, पर 100 जब एक्सेस डिमांड होगी, मैं प्रिकॉशन रख रहा हूं, मेरी प्रिकॉशन रखने से डिमांड की प्रॉपर्टी पर थोड़ा ना फर्क पड़ जाएगा, भाई पास्ट से मैं सबक तो लूंगा ना, ठीक है, तो इसका मतलब पास्ट में 100 जब एक्सेस डिमांड थी तो आगे भी एक्सेस डिमांड होगी 100, पर अगर मैं सावधानी बरत लूं, यानी सेफ्टी स्टॉक 80 रख लूं, तो केवल 20 का स्टॉक आउट रह जाएगा, प्रॉपर्टी तो वही रहेगी ना 2%। अच्छा, अगर डिमांड 80 हो एक्सेस, है ना, और मेरी सेफ्टी स्टॉक कितना हो 80, तो कुछ होगा ही नहीं, यानी 100 से कम अगर मेरा एक्सेस डिमांड होगी तो मेरे पास कभी, मतलब सेफ्टी स्टॉक 80 होगा तो कभी भी स्टॉक आउट होगा ही नहीं, ठीक है, तो करने की जरूरत ही नहीं है। अब आ जाओ तीसरे में, डिमांड कितनी हो मेरे पास, सर हो सकता है 100 हो, 80 हो, 50 हो, 20 हो, 10 हो, 0, सेफ्टी स्टॉक कितना मेंटेन कर लूं मैं, 50। सोचो, एक्सेस डिमांड अगर 100 हुई, है ना, अगर एक्सेस डिमांड कितनी हुई 100, तो इस बात की संभावना तो 2% है ना, है ना, एक्सेस डिमांड अगर 80 हुई तो इस बात की प्रॉपर्टी कितनी है, देखो 5 है, प्रॉपर्टी तो 5% ही है, पर मैं अगर 50 रख लूं सेफ्टी स्टॉक और एक्सेस डिमांड अगर 100 हुई, है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, 50 अब भी स्टॉक आउट रहेगा,
पर अगर 80 की एक्सेस डिमांड पर मैं 50 रखूं तो स्टॉक आउट कितना होगा? 30। और 50 की एक्सेस डिमांड पर 50 रख लूं तो नहीं होगा ना। चल, हो सकता है डिमांड 80 हो और हो सकता है डिमांड 80 हो, पर इसकी संभावना इतनी है। तो 50 स्टॉक आउट पर खर्चा कितना आएगा? हाँ जी, 30 पर कितना आएगा? यही तो होगा, एक्सपेक्टेड होगा ना। है? हाँ, अमाउंट बताओ आप तो। भाई स्टॉक आउट तो का तो खर्चा 20 रुपए है ना, देखो। सॉरी 150 है, 150 150 करो ये 150, 200, तो ये टोटल कितना हो गया? 300। अब रखोगे कितने? 50। अगर 50 रखोगे तो रखने का खर्चा कितना आएगा? क्या रेट है रखने का? 50। कितना हो गया? 2500। टोटल बता दो। 2800। समझ आ गया? देखो टोटल टैली करो, यही आ रहा है। यही आ रहा है ना। चलो अब बताओ, अगर मेरी डिमांड हो सकता है 100 हो सकता है 80 हो सकता है 50 हो सकता है 20 हो, 10 हो, 0। एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड 100 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2% है। 80 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5 है। और 50 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 10। ध्यान रखना, ये डिमांड की प्रोबेबिलिटी है ना। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी कब है? जब एक्सेस डिमांड अगर 100 हो और मैंने कोई सेफ्टी स्टॉक ना रखा हो तो 100 ही स्टॉक आउट होगा। तो 100 ही स्टॉक आउट होगा। अगर 80 की एक्सेस डिमांड हो, मैंने कोई ना रखा हो, तो 80 स्टॉक आउट होगा ना, तब उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी तो वही रहेगी। फिर मैं अगर प्रिकॉशन ले लूं, मैं कितना रख लूं सेफ्टी स्टॉक? हाँ जी, अब 20 रख लूं अगर सेफ्टी स्टॉक। ठीक है, तो मैं अगर सेफ्टी स्टॉक 20 रखूं, ठीक है, डिमांड 80 पर मुझे स्टॉक आउट 80 का सामना करना पड़ेगा। और अगर डिमांड 80 हो जाए एक्सेस, तो मुझे 60 का सामना करना पड़ेगा। और अगर 50 हो जाए तो 30 का। 20 पर कुछ नहीं, इसकी ये प्रॉपर्टी। आप खर्चा निकाल लो, 80 इंटू 150, 60 इंटू 150। हाँ 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 हाँ। हम्म। रोक पे ये करना, कैलकुलेट करना। देखो, एक क्वेरी करता है, दोबारा बोलो। जैसे तीसरे केस में, अगर मैं वर्ड बोल रहा हूं, अगर डिमांड 100 हुई एक्सेस, अगर डिमांड 80 हुई, तो होगी तो कोई एक ही, या तो 100 होगी या 80 होगी या 50 होगी या 20 होगी या 10 होगी या 0 होगी, है ना। अगर 100 हुई, मैंने रखने 50 ही है ना, पता नहीं डिमांड कितनी हो, पर इसकी प्रॉपर्टी 2% है, इसकी 5 है और इसकी 10 है, ऐसी है ना। होगा तो कोई एक ना। तो मैं रखूंगा कितने मतलब सेफ्टी स्टॉक कितने रख रहा हूं मैं? 50। तो कोई सी भी डिमांड हो, रख तो 50 ही रहूं।
तो रखने का खर्चा तो 50 का ही आएगा ना। समझ में आ गया? ये है। चलो अब यहाँ ये अमाउंट बताओ। 450। अब रख कितना रहे हैं? 20। तो 20 को रखने का खर्चा कितना है? तो टोटल हो गया। चलिए अब बताओ आगे। डिमांड कितनी हो? 100। हाँ जी, या तो डिमांड 100 की होगी एक्सेस, या 80 की, 50 की, उसकी संभावनाएं हैं। पर मैं रखूंगा कितने अब? मैं रखूंगा कितने अब? 10। मैं रखूंगा कितने अब? 10। है ना? तो अगर 100 की एक्सेस डिमांड हुई और मैंने रख लिया 10, तो 100 की एक्सेस डिमांड पर प्रोबेबिलिटी तो 2% ही है, और 80 की एक्सेस डिमांड पर प्रोबेबिलिटी तो 5% ही है। इसके 50 के होने के चांसेस 10% है, 20 के होने के चांसेस 20% है। चलिए, पर अगर मैं सेफ्टी स्टॉक 10 रख लूं तो स्टॉक आउट 90 का होगा, है ना? 80 रखूंगा तो 70 का होगा, 50 रखूंगा तो 40 का होगा, 20 रखूंगा तो 10 का होगा। तो 90 के होने के चांसेस 2% है। तो स्टॉक आउट का खर्चा, सॉरी, 10% है। हम्म। हम्म। पहला कितना? 600 और हम्म, अब रखूंगा कितने? 10। तो 10 को रखने का खर्चा आएगा ना? कितना हो गया? चल अगली बार। हाँ जी, रखोगे कितने अब? नहीं रख रहा मैं। हो सकता है एक्सेस डिमांड कितनी हो? 100 की, 80 की, 50 की, 20 की, 10 की, 0 की। अब मैं कुछ नहीं रख रहा, तो वही वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी ना जो ये कह रहा ना, यानी यही वाली बात आ जाएगी कि मैं सेफ्टी स्टॉक नहीं रख रहा, तो डिमांड मेरी एक्सेस 100 की होगी, तो यही सारे स्टॉक आउट आ जाएंगे ना मेरे। यही सारे तो स्टॉक आउट आ जाएंगे, इन सब की प्रॉपर्टी यही आ जाएगी, है ना? तो अगर मैं कुछ नहीं रख रहा सेफ्टी स्टॉक, तो मेरी कैरिंग कॉस्ट नहीं आएगी। कैरिंग कॉस्ट तो मेरी कुछ होगी नहीं ना, ठीक है, क्योंकि मैं कुछ नहीं रख रहा। अब अगर एक्सेस डिमांड 100 की होगी, मैं कुछ नहीं रखना, तो इसका मतलब स्टॉक आउट कितने का होगा? 100। जितनी डिमांड होगी, जितनी भी एक्सेस डिमांड होगी, आपका उतने का स्टॉक आउट हो जाएगा, है ना? प्रोबेबिलिटी बताओ। यही है, करो।
जीरो है। चलो करो फटाफट टोटल। तीन सौ आ रहा है। चलो अब सबसे कम कॉस्ट कहाँ पर आ रही है वो देख लो। 2700, 2195, 2140, 2140 पर आ रही है ना। इसका मतलब ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक कितना रखना चाहिए? तो ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक शुड बी 20 यूनिट। समझ आ गया? मेन बात आपको ये वाला सेंटेंस समझना है कि 100 स्टॉक आउट जो कह रहा है उसका मतलब है मैंने कोई सेफ्टी स्टॉक रखा नहीं है, तभी तो आ रहा है नहीं? और एक्सेस डिमांड 100 की है, ठीक है, ओवर अवेलेबिलिटी जिसकी प्रॉपर्टी 2%। एक्सेस डिमांड ओवर अवेलेबिलिटी इज 100, ये इसका मतलब। चलो एक बार नोट करना है तो नोट कर लो बच्चों। 28वां हो गया था ना। बाईसवां पर भेज दिया। चलो 22वां पढ़ लो क्वेश्चन आप। ये कह रहे हैं ए लिमिटेड प्रोड्यूसेस ए प्रोडक्ट एक्स यूजिंग रॉ मटेरियल डी। हम क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट एक्स बनाते हैं, ठीक है, और उसमें क्या लगा रहे हैं? रॉ मटेरियल डी। टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ एक्स, एक एक्स प्रोडक्ट बनाने में 4 किलोग्राम डी चाहिए। एज पर द सेल्स फोरकास्ट कंडक्टेड बाय द कंपनी इट विल बी एबल टू सेल 20,000 यूनिट ऑफ एक्स इन द कमिंग ईयर। तो सेल कितना करोगे आप? 20,000। चलिए ये आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है डी की। हाँ जी, ये इंफॉर्मेशन किसकी दे रखी है? मटेरियल डी की। ये कहता है रीऑर्डर क्वांटिटी 200 किलोग्राम लेस देन द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अगर 500 होगी तो 200 कम करके, ठीक है, जो आएगा वो रीऑर्डर क्वांटिटी होगी, ठीक है। हम्म। चले बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो फटाफट। ये कहता है एसीई लिमिटेड प्रोड्यूसेस ए प्रोडक्ट ईएमएम यूजिंग मटेरियल आरईएक्स। प्रोडक्ट क्या है हमारा? ईएमएम, और उसमें मेटल का इस्तेमाल कर रहे हैं हम आरईएक्स। टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ ईएमएम,
0.8 किलोग्राम ऑफ रेक्स इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक प्रोडक्ट बनाने में हमें कितना मटेरियल चाहिए, 0.8 किलोग्राम। एज पर द सेल्स फोरकास्ट conducted by the company, it will be able to sell 45,600 unit of product in the coming year। कि हम कितने बेचेंगे, 45,600। देयर इज एन ओपनिंग स्टॉक 3150 ऑफ प्रोडक्ट EMM एंड द कंपनी डिजायर टू मेंटेन क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू 1 मंथ फोरकास्ट सेल। तो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है फाइनल प्रोडक्ट का, ठीक है, और सेल्स दे रखी है। चलो, परचेज प्राइस दे रखा है REX का, ये इनपुट का, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ठीक है, स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट रेट, यानी ये कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट में आ जाएगा। लीड टाइम, एवरेज लीड टाइम 8 दिन। डिफरेंस बिटवीन मिनिमम और मैक्सिमम लीड टाइम 6 दिन का। मैक्सिमम यूसेज, मिनिमम यूसेज। ओपनिंग स्टॉक रॉ मेटेरियल का 21 है, क्लोजिंग स्टॉक 10% ज्यादा है ओपनिंग से। चलिए, ईओ क्यों निकालो, टोटल कॉस्ट निकालो, रीऑर्डर लेवल निकालो, मैक्सिमम लेवल निकालो। इफ द कंपनी प्लेस एन ऑर्डर ऑफ 7.5 किलोग्राम RX एट ए टाइम, 2% का डिस्काउंट मिले तो क्या मुझे ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, राइट। चलिए, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हाँ जी, हमें क्या निकालना है सबसे पहले इसमें, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, राइट। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या होगा, ध्यान से देखो जरा, फर्स्ट पार्ट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ध्यान से, ये होता है 2AO अपॉन CS। ए का मतलब क्या होगा, एनुअल कंजम्पशन। ए का मतलब क्या होगा, एनुअल कंजम्पशन। ए का मतलब होगा एनुअल कंजम्पशन, ठीक है। अभी बात लगा 2 मिनट बाद। और ओ का मतलब क्या होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट। और CS का मतलब क्या होगा, कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है। आप सबसे पहले बताओ एनुअल कंजम्पशन कैसे निकालोगे, ठीक है। प्रोडक्ट कितना बनाना है ये चाहिए मुझे, हमें प्रोडक्ट कितना बनाना है पहले वो बताओ। प्रोडक्ट कितना बनाओगे, हाँ जी, प्रोडक्ट हमारा क्या है EMM। सबसे पहले बताओगे क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नाम क्या है EMM, टू बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। क्योंकि एनुअल कंजम्पशन का मतलब एनुअल परचेज, इसका मतलब एनुअल कितना सामान खरीदोगे उसी का तो ऑर्डर दोगे, ठीक है। एनुअल कंजम्पशन हियर मींस टू परचेज, ठीक है। अच्छा, फिनिश गुड्स कितना बनाओगे, कैसे पता लगेगा ये, सेल कितना बेचोगे प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। समझ में आ गई बात, इतना प्रोड्यूस करोगे, ठीक है। भाई मैं एग्जांपल देता हूं, मुझे 1 लाख बेचने हैं फॉर एग्जांपल, तो 1 लाख बेचने के लिए बनाने हैं, मान लो 20,000 बचाने हैं, तो 1 लाख तो बेचने के लिए बनाऊंगा, 20,000 बचाने के लिए बनाऊंगा। सर जी 10,000 ऑलरेडी बने रखे हैं, तो इसका मतलब 1,10,000 बनाऊंगा, ये मतलब। अब इसमें देख लो कितनी सेल करनी है, फटाफट देखो, प्रोडक्ट कितना बेचोगे, 45,600, 45,600 बेचोगे, यही तो कह रहा है वो, है ना। क्लोजिंग स्टॉक कितना कह रहा है वो, क्लोजिंग स्टॉक, हाँ जी, 1 महीने की ना, 1 महीने की सेल, तो ये सेल 12 महीने की है,
तो 1 महीने की जो सेल होगी वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। ओपनिंग कितना है? 3150। तो इतना प्रोडक्ट बनाओगे, कितना आ गया फटाफट? 3800। ये बनाओगे, ये प्रोडक्ट बनाओगे, है ना? इसको बनाने में कितना रॉ मटेरियल चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए कितना टू प्रोड्यूस? इतने प्रोडक्ट को बनाने में कितना रॉ मटेरियल चाहिए ना? राइट, बताओ। एक प्रोडक्ट बनाने में कितना, एक प्रोडक्ट बनाने में कितना मटेरियल चाहिए? 0.8। एक प्रोडक्ट बनाने में कितना मटेरियल चाहिए? एक प्रोडक्ट को बनाने में, हाँ जी, 0.8 किलोग्राम का मटेरियल चाहिए ना? तो इनको बनाने में कितना मटेरियल चाहिए? तो इतना तो मटेरियल आपको चाहिए मशीन में डालने के लिए। कितना आया? ये वाला मटेरियल आपको मशीन में डालने के लिए चाहिए। ये वाला मटेरियल आपको मशीन में इंसर्ट करने के लिए चाहिए। खरीदोगे कितना, उसी का तो ऑर्डर दोगे। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल टू बी परचेज, हाँ जी, कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो इतना तो मटेरियल मशीन में डालने के लिए चाहिए। ठीक है, और कितना क्लोजिंग स्टॉक के लिए चाहिए? बताओ, क्लोजिंग स्टॉक कितना कह रहा है वो? हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक है, नहीं, ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक है 2100 किलोग्राम और क्लोजिंग स्टॉक 10% ज्यादा है। ओपनिंग तो 2100 है और इसका 10% बढ़ा दो, 210 बढ़ा दो। तो ये मैं खरीदूंगा, कितना आ गया? यानी इतना मटेरियल तो आप खरीदोगे, हैं? 33210 आएगा यार। इतना खरीदोगे, अब खरीदना कैसे है? ठीक है, वो ईओक्यू के हिसाब से आ जाएगा। चलिए ईओक्यू में आ जाओ बात। ए का मतलब एनुअल कंजम्पशन टू परचेज, टू एओ। ऑर्डरिंग कॉस्ट बताओ कितनी है? ऑर्डरिंग कॉस्ट 240 है। चलिए कैरिंग कॉस्ट बताओ। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट है हमारी, नहीं, 2% तो स्टोरेज है और इंटरेस्ट रेट 10% तो 12 हो गई ना। तो सीधी सीधी कितनी हो गई? 12% हो। हाँ जी, कॉस्ट कितनी है पर यूनिट? कॉस्ट देखो कितनी है पर यूनिट। परचेज कॉस्ट 25 रुपए। चलो फटाफट निकाल लो, सॉल्व करो। 2440। चलिए कितने ऑर्डर दोगे? मतलब एक बार में 2440 खरीदोगे, इसका मतलब है एक बार में इतने खरीदोगे। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर, एनुअल रिक्वायरमेंट टू परचेज
डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज 15.25 दैट इज कितने ऑर्डर 16 ऑर्डर खरीदोगे 16 ऑर्डर प्लेस करोगे। समझ आ गया। अब क्या पूछ रहा आगे देख। हाँ जी टोटल कॉस्ट एज पर ईओ क्यू फटाफट निकालो टोटल कॉस्ट एज पर ईओ क्यू। चलिए ये हो गया इसको नोट कर करो। हाँ जी टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग प्लस स्टोरेज कॉस्ट परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस स्टोरेज कॉस्ट। ये ध्यान रखना सबसे पहले प्रोडक्ट कितना बनाओगे वो चाहिए क्योंकि उसको बनाने में तो रॉ मेटेरियल निकालोगे। तो प्रोडक्ट कितना बनाओगे कैसे पता लगेगा सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग फिर मल्टीप्लाई करोगे रिक्वायरमेंट पर यूनिट से। एक प्रोडक्ट बनाने में 80 किलोग्राम तो इतने प्रोडक्ट बनाने में इतना मटेरियल चाहिए मशीन में इंसर्ट करने के लिए खरीदोगे कितना कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग ये खरीदोगे। चलिए सेकंड क्या चाहिए हमारे को टोटल कॉस्ट एज पर टीओक्यू। बताइए परचेज कॉस्ट हाँ जी कितनी क्वांटिटी खरीदोगे रॉ मटेरियल 37,210 किलोग्राम क्या रेट है ऑर्डरिंग कॉस्ट ध्यान रखना फ्रैक्शनल वाले में बराबर नहीं आएगा क्योंकि ऑर्डर 16 ऑर्डर दोगे तो आपको 16 ऑर्डर की कॉस्ट देनी है। एक ऑर्डर को देने में कितना खर्चा आ रहा है आप ऑर्डर तो 16 ही प्लेस करोगे ना। कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट कितना है एक बार में कितने का ऑर्डर दोगे आप एक बार में कितने का ऑर्डर दोगे दो 2440 का उसके आधे गोदाम में रखोगे एक को रखने का खर्चा कितना आ रहा है 25 रुपए का 12% 25 रुपए का 12 कितना आ गया 3। अब ये मत कहना दोनों बराबर नहीं आ रहे क्योंकि फ्रैक्शन की वजह से अगर यहां पर 15.25 लेते तो बराबर ही आते। चलिए हो गया फटाफट नोट करो जल्दी। चलिए अब अगला क्या कह रहा है वो हाँ जी रीऑर्डर लेवल निकालो और मैक्सिमम लेवल। रीऑर्डर लेवल कैसे निकालते हैं हम रीऑर्डर लेवल निकालते समय ये सोचते हैं कि सप्लायर भी ज्यादा टाइम लेगा और मशीनें भी ज्यादा खाएंगी यानी मैक्सिमम कंजम्पशन मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। बताओ मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी है इसकी मैक्सिमम कंजम्पशन मैक्सिमम कंजम्पशन ये रही 150 किलोग्राम। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड बताओ। हाँ जी कैसे
हाँ जी, एवरेज लीड टाइम कितना कह रहे हैं वो? देखो ध्यान से, डिफरेंस, एवरेज लीड टाइम 8 दिन है, यानी ये क्या है, 8 दिन मैक्सिमम और मिनिमम लीड पीरियड का एवरेज है। ये क्या है, 8 दिन मैक्सिमम और मिनिमम लीड पीरियड का एवरेज। और मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस कितना है, 6। तो यहां से निकाल लो। चलिए पहले इसको रोक देते हैं यहीं पर ही। क्या कह रहे हैं वो, एवरेज यानी मैक्सिमम लीड पीरियड प्लस मिनिमम लीड पीरियड डिवाइडेड बाय 2। कितना कह रहा है वो एवरेज, 8 दिन का, राइट। 2 को क्रॉस कर दो तो मैक्सिमम लीड पीरियड प्लस मिनिमम लीड पीरियड कितना हो गया, ये 16। और डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है, 6। इसको सॉल्व कर लो बस आप। मिनिमम और ये मिनिमम प्लस माइनस कट गए, ये दोनों आपस में कट गए, तो मैक्सिमम लीड पीरियड प्लस मैक्सिमम लीड पीरियड क्या हो जाएगा, 2 मैक्सिमम लीड पीरियड बराबर 16 और 6 कितने होते हैं, तो मैक्सिमम लीड पीरियड कितना हो गया, 11 दिन। पुट कर दो। हाँ जी, मैक्सिमम कंजम्पशन कितने बता रहे थे आप, 150 पर डे इंटू 11 दिन, कितना आ गया, 16। चल, अब क्या पूछ रहा है वो, मैक्सिमम लेवल क्या होगा, हाँ जी बताओ, रीऑर्डर लेवल पर दोबारा ऑर्डर दोगे, रीऑर्डर क्वांटिटी का जब ये आएगा, ठीक है, तो मैक्सिमम सेविंग के लिए मिनिमम खर्चा करते हो, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर। बताओ रीऑर्डर लेवल कितना आ रहा था, 1650। रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी आ रही थी, 2440 आई तो है। मिनिमम कंजम्पशन कितनी आ रही है, मिनिमम कंजम्पशन दे रखे है ना, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड यहीं से निकाल लो ना। मैक्सिमम 11 आ गया, ये मैक्सिमम 11 हो गया, 11 उधर चला जाएगा तो 16 - 11 कितना हो गया, 5। भाई ये वाला पार्ट मैक्सिमम, ये 11 आ गया ना, ये 11 इधर आ जाएगा तो मिनिमम रीऑर्डर पीरियड आ जाएगा, मिनिमम लीड पीरियड आ जाएगा, कितना आ गया, चलिए। अब कह रहा है, हाँ जी, इफ द कंपनी प्लेस एन ऑर्डर ऑफ 7500 किलोग्राम, अगर एक ऑर्डर 7500 किलोग्राम का दें एक बार में, तो मुझे 2% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है परचेज करने की, साल भर में कितना खरीदूंगा मैं, 37,210। तो 37,210 को, हाँ जी, एक बार में कितने का ऑर्डर दो, 7500 का। तो बताओ फायदेमंद है या नहीं, ठीक है। हाँ जी, करो, टोटल कॉस्ट निकाल लो।
करें? हाँ जी, आप करो। टोटल कॉस्ट इफ, कितने ऑर्डर दे रहे हैं एक बार में? एट ए टाइम, एक बार 7,500 किलोग्राम का ऑर्डर दो। ठीक है, तो बताओ परचेज कॉस्ट कितनी आ जाएगी? हाँ जी, खरीदोगे तो उतना ही। खरीदोगे कितना? 37,210 किलोग्राम खरीदोगे ना? ठीक है, क्या रेट मिलेगा आपको? 25 रुपए पे 2% डिस्काउंट मिलेगा। 25 रुपए पर 2% डिस्काउंट मिलेगा। अमाउंट बता दो। आप ध्यान से, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या आएगी? ऑर्डरिंग कॉस्ट कितने ऑर्डर दोगे आप? 37,210 की खरीद करनी है टोटल। 7,500 7,500 करके ऑर्डर दोगे तो कितने ऑर्डर आ गए? 4.96 ऑर्डर हो गए। दैट इज कितने ऑर्डर? 5 ऑर्डर प्लेस करोगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट बताओ कितनी है? कितना आ गया? कैरिंग कॉस्ट। एक बार में 7,500 का ऑर्डर दोगे तो आधे गोदाम में रखोगे। रखने का खर्चा कितना था? अब ध्यान से, 25 रुपए का नहीं आएगा। ये कितना आया है? 24। इसका 12 कितना? 12%। क्योंकि परचेज कॉस्ट चेंज होगी ना। अब 25 रुपए का 2% कम करके जो आएगा उसका रखने का खर्चा आएगा। करो। टोटल कॉस्ट। चलो, आप देख लो। ईओक्यू के हिसाब से कितनी कॉस्ट आ रही थी? 9,37,750। और हमारी कितनी आ रही है? कम आ रही है ना, तो इसका मतलब बेटर है। हाँ जी, तो सेविंग कितनी हो गई? कितनी थी? 9,37। यही आ रही है, देखो। 9,37 थी ना? नहीं, 9,37 कितनी थी? यही थी ना? 13,800 बेटर है। एक बार में ऑर्डर देना। चलो, नोट कर लो। बस ये ध्यान रखना, ईओक्यू में ए का मतलब होता है एनुअल क्वांटिटी टू परचेज। एनुअल क्वांटिटी टू परचेज।
ओके, चलो अब देखो अगला कॉन्सेप्ट है इसमें, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो एवरेज स्टॉक है, हमारे पास जो साल भर में एवरेज स्टॉक रहता है, ठीक है, वो साल भर की कंजम्पशन का कितना पार्ट है, राइट। इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं हम कि हाउ मच, का मतलब है हाउ मच पार्ट ऑफ एनुअल कंजम्पशन ऑफ एनुअल कंजम्पशन is held as average stock, ठीक है। मतलब जो एवरेज स्टॉक है ना, वो साल भर की कंजम्पशन का कितना है, समझ के बाद, या ये कह देते हैं कि एवरेज कंजम्पशन, या ये कह सकते हैं हम कि एवरेज कंजम्पशन कितने गुना है एवरेज स्टॉक का, हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम इज एवरेज कंजम्पशन, ठीक है, ऑफ एवरेज स्टॉक, ठीक है। कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात है, हाँ जी, एनुअल कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो ये आ जाएगा एनुअल कंजम्पशन एवरेज स्टॉक का कितने गुना है, राइट। तो जितना एवरेज स्टॉक कम होगा उतना बेटर होगा। भाई मान लो एवरेज स्टॉक आपके पास 10 है, ठीक है, और ये 100 है, मान लो एवरेज स्टॉक 10 रुपए का है और एनुअल कंजम्पशन 100 रुपए की है, तो इसका मतलब ये 10 गुना हो गया ना। यानी अगर एवरेज स्टॉक 1 है तो साल भर में 10 रुपए कंज्यूम करते हैं, ये बात। तो जितना टाइम ये कम होगा उतना बेटर होगा, क्योंकि जितना एवरेज स्टॉक कम होना है वो बेटर होगा ना, क्योंकि जितना एवरेज स्टॉक ज्यादा होगा उतना होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। चलो देखते हैं इस पर एक क्वेश्चन और, देखो क्वेश्चन नंबर 33। हाँ जी, ये कह रहा है द फॉलोइंग डिटेल्स आर प्रोवाइडेड बाय एसकेयू एंटरप्राइजेज फॉर द ईयर। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 6 लाख का एम के लिए, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 4.5 लाख का, परचेजेज दे रखी है 9,50,000 की। तो टर्नओवर रेशियो निकालो पहले तो, ठीक है। चलो सबसे पहले टर्नओवर रेशियो निकाल लेते हैं। टर्नओवर रेशियो कैसे निकालेंगे हम, कौन कौन से मेटल है मेरे पास, एम और एन। हाँ जी, कंजम्पशन निकालोगे, कंजम्पशन कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल
कितना देखो ओपनिंग स्टॉक, एम का कितना है 6 लाख और एन का 10 लाख। परचेजेस 4.5 लाख नहीं 9,50,000 और माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है। हम्म चल, तो ये हमारे पास क्या आ गया कंजम्पशन। बोलो कितना। एवरेज स्टॉक ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2, 6 लाख प्लस 4.5 लाख डिवाइडेड बाई 2, 5 लाख सेम यहाँ निकाल लो 10 लाख प्लस 7/25 डिवाइडेड बाई 2। चल अब ध्यान से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या आएगा। हाँ जी कंजम्पशन डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक, कंजम्पशन डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक करो 2.09। चलो अब इसका मीनिंग क्या है पहले ये समझो। इसका मतलब ये है अगर एवरेज स्टॉक का मतलब होता है हर मूवमेंट पर गोदाम पे पड़ा रहे, यानी एवरेज स्टॉक अगर 1 रुपए का है तो 2 रुपए हमारी साल भर की कंजम्पशन रहती है ना। यही तो मतलब हुआ। यहां पर अगर 1 रुपए का एवरेज स्टॉक है तो 2 रुपए 45 पैसे की हमारी एनुअल कंजम्पशन है। यानी जितनी ज्यादा एनुअल कंजम्पशन होगी ये टाइम्स होगा उतना बेटर होगा। ठीक है भाई, इसका मतलब है इतने गुना स्टॉक का मैं कंज्यूम कर रहा हूं, तो जितना डेनोमिनेटर कम होगा, जितना डेनोमिनेटर कम होगा उतना ही तो आंसर ज्यादा आएगा। उल्टा सोचो, जितना एवरेज स्टॉक ज्यादा होगा ये ज्यादा होगा, अगर मेरा ये वाला पार्ट ज्यादा होगा है ना, ये ज्यादा होगा तो फिर आंसर मेरा कम आएगा ना। ठीक है, तो मेरा एवरेज स्टॉक ज्यादा होना बेटर है कम होना, कम होना, यानी ये आंसर ज्यादा होना बेटर है, यानी बी बेटर है। अच्छा दूसरा एक बार पार्ट पढ़ो फिर और समझा देता हूं। सलाह दो कौन सा मटेरियल फास्ट मूविंग है। तो फास्ट मूविंग कैसे बताएंगे कि हम ये बताएंगे कि जो एवरेज स्टॉक है ये कितने दिनों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है ध्यान से सुनो, फास्ट मूविंग स्लो मूविंग कैसे बताएंगे। हम ये बताएंगे कि एवरेज स्टॉक ठीक है रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट हाउ मच डेज रिक्वायरमेंट, कितने दिनों की रिक्वायरमेंट होल्डिंग में, दैट इज स्टॉक होल्डिंग पीरियड। स्टॉक होल्डिंग पीरियड
मतलब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है हमारा, यानी जो एवरेज स्टॉक है, ठीक है, ये कितने दिनों की हमारे पास रिक्वायरमेंट है जो होल्ड में पड़ा हुआ है। ठीक है, राइट में एवरेज इन्वेंट्री कितने दिनों की है, यानी एवरेज नंबर ऑफ डेज फॉर विच एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड, या ये कह सकते हैं एवरेज नंबर ऑफ डेज, एवरेज नंबर ऑफ डेज फॉर विच एवरेज स्टॉक इज हेल्ड। समझ में आ गई बात? यानी जो 5,25,000 का एवरेज स्टॉक है जो हर बार रहता है, वो कितने दिनों का है, कितने दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप कहोगे 11 लाख साल भर की रिक्वायरमेंट है, तो आप इसको ऐसे कहोगे, पहले वाले में 11 लाख का मटेरियल, 11 लाख रुपए का मटेरियल है ना, ठीक है, इज सफिशिएंट किसके लिए, 11 लाख रुपए का मटेरियल 360 डेज के लिए, नहीं भाई। तो 1 रुपए का मटेरियल कितने दिन के लिए है, तो एवरेज स्टॉक कितना है, 5,25,000 रुपए का मटेरियल आपका कितने दिन की रिक्वायरमेंट को पूरी कर रहा है, कितना आ रहा है, 170। दोबारा निकालें एक बार, चलो, यानी लगभग 172 दिन, इसका मतलब 172 दिन की जो खपत है, कंजम्पशन है, वो ब्लॉक पड़ी हुई है। और यहां पर इसमें देखो 21,25,360 दिन की, तो एक 21,15,000 है, 25,000 है, 15। हाँ जी, एवरेज स्टॉक कितना है, कितना आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये 147 दिन की रिक्वायरमेंट ब्लॉक रहती है, और ये 172 दिन की। तो जो कम डेज ब्लॉक रहती है, यानी वो फास्ट मूविंग है। इसका मतलब ये वाला मेटल क्या है हमारा, फास्ट मूविंग। और ये वाला क्या है, स्लो मूविंग। समझ आ गया? चल नोट कर लो। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, अब आ रहा है यार, अब तो हो गया, चेंज करना था थोड़ा, तो कर लियो। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, कि 360 डिवाइडेड बाई स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, वही आ जाएगा स्टॉक होल्डिंग, है ना। 360 को अगर आप डिवाइड कर दोगे, स्टॉक होल्डिंग पीरियड कितना आ रहा था आपका, 2.09, ये तो था 2.0952, यही तो था, एक ही बात है। ठीक है, चलो नोट कर। चलो अब इतने कर लेना है।